हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए FCPS नोट से CVS फिजियोलॉजी के MCQs पढ़ रहे थे। 255 तक हमने पढ़ लिए थे। आज यहाँ से पढ़ेंगे। करंट फ्लो अकर्स इन हार्ट टू प्रोड्यूस वेव्स इन द ECG व्हेन द हार्ट इज़ पार्शली डीपोलराइज्ड एंड पार्शली पोलराइज्ड। तो जब भी हार्ट पार्शली डीपोलराइज्ड होता है और पार्शली पोलराइज्ड होता है, मीन ना फुल्ली डीपोलराइज्ड होता है ना फुल्ली पोलराइज्ड होता है, तो उस वक्त हमारे पास करंट फ्लो होता है हार्ट के अंदर और उसी टाइम फिर वेव्स बन रहे होते हैं ECG के ऊपर। सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। और फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन है। और थर्ड हार्ट साउंड क्या है? रैपिड वेंट्रिकुलर फिल्लिंग की वजह से। फोर्थ हार्ट साउंड आर्टियल सिस्टोल। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच पल्मोनरी वाल ओपन, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर जब 8 मिलीमीटर होगा पल्मोनरी वाल ओपन होगा। और एरोटिक वाल किस पे ओपन होता है? 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है ना। इन विच फिनोमिना इंक्रीज CO2 है, डिक्रीज TPR है एंड इंक्रीज वेदर रिलेशन स्केलेटल मसल इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग इंस्पायर करेंगे तो फिर वहाँ पर रिस्पायरेशन ज़्यादा होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा और TPR डिक्रीज़ होगा। TPR क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? आर्टरियोल्स डायलेट हो रहे हैं, वेजर डायलेशन हो रही है स्केलेटल मसल के अंदर, तो उसकी वजह से TPR भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब फेनोमेना कब हो रहे हैं? एक्सरसाइज के दौरान। पेशेंट हैज़ कार्डिक, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज के दौरान हमारे स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या है, उनके जो ब्लड वेसल होते हैं उनकी वेज़ोडाइलेशन होती है। और जब उनकी वेज़ोडाइलेशन होती है तो फिर TPR डिक्रीज हो जाता है और फिर ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुँचेगा वहाँ पर मसल सेल्स तक, और वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब रिएक्शन करते हैं क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एक्सरसाइज के दौरान एरोबिक रिस्पायरेशन भी चल रहा होता है, साथ में एनारोबिक भी। तो एरोबिक की वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। अ पेशेंट हैज़ कार्डिक साइकिल ऑफ 0.3 सेकेंड एट द हार्ट रेट ऑफ 75 बीट्स पर मिनट। तो 75 बीट्स पर मिनट है उसका हार्ट रेट, और उस वक्त कार्डिक साइकिल कितना है? 0.3 सेकेंड है एक कार्डिक साइकिल जो है। और अभी हमने क्या है, हार्ट बीट को कर दिया 225, मतलब 75 का ट्रिपल। और अभी हमने ट्रिपल कर दिया है, पहले 75 था अभी 225 हो गया, 75 का ट्रिपल है। तो जब भी आप हार्ट बीट को डबल करें या ट्रिपल करें, तो जितनी गुना आप हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे उतना गुना कम टाइम लेगा कार्डिक साइकिल। तो अब 3 टाइम्स आपने इंक्रीज़ कर दिया हार्ट बीट को, 75 से कितना 225 तक आपने पहुंचा दिया, 3 टाइम इंक्रीज़ किया है। तो कार्डिक साइकिल के लिए टाइम उतना ही कम होगा, 3 टाइम कम होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। अगर डबल करते हैं मतलब 150 करते हैं, पहले 75 बीट था उसके ऊपर 0.3 सेकेंड था ना, और अगर उसको हम कर देते हैं 150, तो फिर क्या है 0.3 से जब आप डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो फिर होता है 0.15, 0.151 होता है। ठीक है। अच्छा, 8% ब्लड लॉस इन 30 मिनट है। 30 मिनट में 8% ब्लड लॉस हुआ है विद नो चेंज इन आर्ट्रियल प्रेशर। अब आर्टरीज का प्रेशर चेंज नहीं हुआ है लेकिन ब्लड लॉस हुआ है 8%। तो अभी वो ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड कहाँ से हो रहा है? वेंस से। तो वेंस से जब ब्लड लॉस होगा तो आर्टरीज का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आर्टरीज से ब्लड लॉस होता तो क्या होता? चेंज होता आर्ट्रियल प्रेशर। MI occur due to thrombosis, which factor is important and independent of other factors हैं। अब MI हुआ है थ्रोम्बोसिस की वजह से। अब ये सारे फैक्टर्स जो दिए हुए हैं ये सारे क्या थ्रोम्बोसिस काज करते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो बाकियों से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अब देखें, एंडोथेलियल इंजरी, स्ट्रेसिस और हाइपर कागुलेबिलिटी, ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। जब भी हाइपर कागुलेबिलिटी होती है तो उस वक्त क्या है, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। या फिर जब भी स्टेसिस होता है, ब्लड फ्लो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, कहीं पे ठहर जाता है, तो वहाँ पर फिर क्या है, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लड हाइपर कागुलेबल हो जाएगा। और हाइपर कागुलेबल जब हो जाएगा तो वो एंडोथेलियल इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ये इन तीनों चीज़ों से इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये चीज़ भी क्या काज करवा सकता है? थ्रोम्बोसिस। विच आर द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल है। मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल का यह मतलब कि इनमें से कौन सा है जिसमें हमारे पास प्री पोटेंशियल होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल से पहले जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो जल्दी से प्रोड्यूस होता है। वो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्री पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है? तो वो है एस नोड में, क्योंकि वहाँ पर सोडियम लीकी चैनल होते हैं। ठीक है।
जो कि विदाउट स्टिमुलस सोडियम वहाँ पर इंटर होता है उन सेल्स में और फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँच जाता है और फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। इन एरोटिक एन्युरिज्म डिफेक्ट विल बी इन एरोटिक एन्युरिज्म में डिफेक्ट कहाँ पे होता है? ट्यूनिका मीडिया में होता है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू इंक्रीज बीपी बैरो रिसेप्टर। इंक्रीज बीपी होगा तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्स शो करेगा? बैरो रिसेप्टर। अ पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल विल बी सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। उसके बाद है अबाउट S1 हार्ट साउंड है, ये हेयर साउंड नहीं है, हार्ट साउंड है, ठीक है। S1 हार्ट साउंड जो है वो एकम्पनीड बाय इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। S1 हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? जब हमारे पास आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्स क्लोज होते हैं, मतलब माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्स जब भी क्लोज होंगे उनकी क्लोजर की वजह से S1 हार्ट साउंड सुनाई देता है। और जब भी वो क्लोज होंगे तो उस वक्त क्या है, जो आर्ट्रियम के अंदर ब्लड है उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। S1 हार्ट साउंड के दौरान आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। पेशेंट लॉस 1 लीटर ऑफ ब्लड इन 5 मिनट्स है, 5 मिनट के अंदर 1 लीटर लॉस हुआ है, तो इट विल काज इंक्रीज हार्ट रेट। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो हाइपोटेंशन होता है या शॉक होता है उसमें फिर सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है, ताकि ब्लड कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके, तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एरोटिक रिगर्जिटेशन, एरोटिक रिगर्जिटेशन का मर्मर जो है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। और अगर वो पूछते हैं मर्मर भी नहीं, अगर मर्मर का जिक्र नहीं होता, सिर्फ वो पूछते हैं द साइट ऑफ एरोटिक एस्कल्टेशन, एरोटिक वाल्व के क्लोजर की एस्कल्टेशन कहाँ पे होता है, तो वो भी राइट सेकंड या थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, दोनों ठीक है। 62-year-old पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंटेड विद डिस्निया आर्थोपनिया, द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी एडिमा इन क्रोनिक हार्ट फेलियर इज विच आर द फॉलोइंग। अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास 62-year-old पेशेंट है, उसको कंजस्टिव फेल्वर है, उसकी वजह से उसको डिस्निया और आर्थोपनिया हो रहा है। डिस्निया का मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, और आर्थोपनिया का मतलब जब बंदा लेट जाए सुपाइन पोजीशन में तो उस वक्त उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। तो ये ब्रीथिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ है, ठीक है, ब्लड फ्लूइड जमा हो रहा है लंग्स के अंदर, तो उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है ना। तो वो अब ये पूछ रहे हैं कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ये पल्मोनरी एडिमा जो हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्निया और आर्थोपनिया हो रहा है, तो ये पल्मोनरी एडिमा होता क्या है, होता क्यों है? तो वो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा। तो हार्ट ठीक से जब पंप नहीं करेगा तो हमारे पास जो ब्लड है वो क्या है, स्लोली गुजरेगा। स्लोली कहाँ से? लंग्स से गुजरेगा। तो जितना स्लो गुजरेगा तो उतना ज़्यादा वहाँ से फ्लूइड लीक होगा लंग्स टिश्यूज़ के अंदर, और पल्मोनरी एडिमा होगा, जिसकी वजह से डिस्निया और आर्थोपनिया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफिलेक्टिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक? हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होता है। उसकी वजह ये है कि उसमें हमारे पास ब्लड वेसल का टोन सिर्फ बढ़ा हुआ है लेकिन ब्लड वॉल्यूम सेम है, तो हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, तो हार्ट रेट इंक्रीज, सॉरी, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी ताकि वो बीबी को मेंटेन कर सके। लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं उनका टोन हमारे पास ख़त्म हो चुका होता है ना। अच्छा, ECG या पेशेंट शोज प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल इन सक्सेसिव बीट्स है फॉलोड बाय ड्राफ्ट हार्ट बीट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। अच्छा, ये हमारे पास AB ब्लॉक्स की, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक या AB नोडल ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। सबसे पहला जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें PR इंटरवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है। नॉर्मल कितना होता है PR इंटरवल? 3 से 5 बॉक्सेस तक, या 0.12 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड तक, मतलब 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स। अब अगर हमारे पास PR इंटरवल 5 स्क्वायर से बढ़ जाए और 6 हो फॉर एग्जांपल, और तमाम वेव्स में वो 6 हो, सेम है, ठीक है, 6 बॉक्सेस हों, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। लेकिन अगर इस तरह हो कि पहले PR इंटरवल पहले में हमारे पास क्या है, 6 सेकेंड है, अगले हमारे पास एक्शन पोटेंशियल में PR इंटरवल हो जाएगा 7 है, 7 है, फिर 8 है, और इस तरह होता होता आखिर में 9 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो PR इंटरवल है उसके बाद QRS कंप्रेस नहीं होगा, दोबारा से पी वे, तो एक बीट क्या है, इसका मतलब मिस हो गया। इसको फिर नाम देते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है और फिर एक QRS कंप्रेस हमारे पास लॉस हो गया, तो इसको कहते हैं फर्स्ट। ये सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के 2 टाइप्स हैं, एक मूवीज़ टाइप 1, एक मूवीज़ टाइप 2। तो ये है मूवीज़ टाइप 1 AB ब्लॉक। और जो मूवीज़ टाइप 2 है उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक पी वेव होगा, उसके बाद QRS कंप्लेक्स नहीं है, ड्रॉप बीट है, दोबारा पी वेव है, उसके बाद फिर QRS कंप्लेक्स है। मतलब हर
QRS कंप्रेस के लिए 2 P वेव्स होंगे, फिर एक QRS कंप्रेस होगा। मतलब एक वेव आ रहा है, अगला वेव क्या है, मिस हो रहा है, फिर एक वेव है, फिर अगला बीट जो है मिस हो रहा है। इसको कहते हैं मूवी स्टेप 2। इफ़ इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीजेज देयर विल बी डिक्रीज इन। इजेक्शन फ्रैक्शन को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या बढ़ेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम असल में बढ़ेगा, लेकिन इसने क्या दिया हुआ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है यहाँ पर। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को करेक्ट किया हुआ है, लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसका आंसर नहीं है। 9 में से बाकी जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल मैच नहीं करते। असल में ये जो है, ये ऑप्शन ही इसने गलत लिखा हुआ है, असल में ऑप्शन है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये देखें यहाँ पर इन्होंने ठीक भी किया हुआ है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जब इंक्रीज होगा तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। किस तरह से, ये कल मैंने आपको समझाया था। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का ये मतलब कि डायस्टोल के दौरान, ये अभी हार्ट के ये आर्ट्रियम है, ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं फॉर एग्जांपल। अब ड्यूरिंग हमारे पास डायस्टोल है, डायस्टोल के दौरान हमारे पास ये वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली कितना होता है, 120 ml होता है, इसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसके बाद फिर सिस्टोल स्टार्ट होता है, ये कंट्रैक्ट करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आएगा एरोटा में, एरोटा में हमारे पास 70 ml तकरीबन आता है। तो अब सिस्टोल जब हुआ तो सिस्टोल की वजह से 70 ml यहाँ से निकल गया, एरोटा में आ गया, तो पीछे कितना रह गया, 50 ml। अब हमारे पास सिस्टोल जो होता है, सिस्टोल जब हो गया उसके बाद जो वॉल्यूम पीछे रह गया है उसको हम नाम देते हैं, मतलब सिस्टोल के बाद जो वॉल्यूम रह गया है उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है ना। अब क्या है, वो ये पूछ रहा है कि हमने अगर इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर दिया, इजेक्शन फ्रैक्शन का यह मतलब है कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम के मतलब, इजेक्शन फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कित एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन क्या है एक स्ट्रोक वॉल्यूम के दौरान निकल रहा है, हार्ट से निकल रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन या एरोटा में इंटर हो रहा है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पर इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या था, कल आपको बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम को आपने डिवाइड करना है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है, 70 को आपने डिवाइड कर दिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 120 था, तो 0 0 से हो गया, तो 7 है और 12 है, तो इसको आप जब करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 0.55। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज में आप करेंगे ना, 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55% है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ अगर आप कर दें, वो ये पूछ रहे हैं इंक्रीज़ कैसे करेंगे, कैसे होगा इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज़, जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम 70 से 80 तक चला जाए तो 80 ml हो गया, तो फिर क्या है, और वो सेम है डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 है, तो फिर क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन 0.55 से बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल 58% या 60% हो जाएगा। तो उस दौरान जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, अब जब इजेक्शन फ्रैक्शन 55% था तो उस वक्त एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 50 ml था। अब हमने इजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दिया 55% से 58 या 60% तक, और कितना ब्लड निकल गया, 80 ml निकल गया, तो पीछे कितना रह गया, 40 ml, मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया, 40 ml। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के इंक्रीज़ करने की वजह से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, यही चीज़ वो पूछ रहा है कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन को हमने इंक्रीज़ कर दिया, इसको इस तरह से भी कह सकते थे, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे इफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज, ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज इन, किस चीज़ में होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दें या स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दें, तो फिर डिक्रीज़ किस चीज़ में होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में कौन से चेंजेस होंगे, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ज़ाहिर है एमआई हो गया है, उसके बाद हार्ट अभी पंप नहीं कर रहा ठीक से, तो बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा, तो वहाँ पर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अ पेशेंट हैज़ इन्फार्क्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को आपको पता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई कर रहा था, और ये जो है सब एंडोकार्डियल है ये, ठीक है, ये इन्फार्क्ट, एंड आल्सो इन्फार्क्टेड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और सेप्टम भी हमारे पास इन्फार्क्ट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली व्हाट इज़ द काज है, तो ये थ्रोम्बोटिक एक्लूजन हुआ है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, इसका आंसर भी है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल या लेटरल वेंट्रिकल्स को वही सप्लाई कर रहा था। एन ओल्ड मैन डाइड है आफ्टर 4 days of RT है, he is having femur fracture upon autopsy, he was having pulmonary infarcts and vessels was occluded by hematopoietic stem cell origin, तो यहाँ पर आंसर है फैट एम्बोलिज्म। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड मैन ने उसका फ्रैक्चर हुआ है लॉन्ग बोन का, फीमर का, लेकिन 4 days आफ्टर फ्रैक्चर इसकी क्या है, डेथ हुई है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे आपने याद रखने हैं, और ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं ना। एयर एम्बोलिज्म कब होगा, जब आप सेंट्रल वीनस लाइन पास कर रहे हों,
हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP, ठीक है, सेंट्रल वीनस लाइन पासिंग। सेंट्रल वीनस लाइन पासिंग आपको पता है, सेंट्रल वेंस किसको कहते हैं, जगुलर वेंस को या सब क्लेवियन वेंस। तो वहाँ पर जब भी हमें जो पेरिफेरल जो वेंस हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ पे होते हैं, हैंड्स के ऊपर, रिस्ट के ऊपर या फिर फुट के ऊपर, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल वेंस। वो वेंस अगर ना मिल रहे हों किसी पेशेंट के, तो फिर हमने क्या है, उस पेशेंट को फ्लूइड देना है, उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह देने होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेन को फिर हम क्या करते हैं, उसमें कैनोला पास करते हैं, सेंट्रल लाइन पास करते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल लाइन। तो वो कहाँ पे पास करते हैं, जगुलर वेन में या फिर सब क्लेवियन वेन में। तो उस दौरान क्या होता है, रिस्क होता है कि बाहर का जो एयर है वो इंटर हो सकता है सब क्लेवियन या जगुलर वेन में। तो वहाँ से वो पल्मोनरी वेन में जाके पल्मोनरी इन्फार्क्ट काज कर सकता है। तो इसको कहते हैं एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। उसको हमने क्या है, सेंट्रल वीनस लाइन पास किया, उसके बाद अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो हमें डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि ये एयर एम्बोलिज्म है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है और डाइड हुआ है, टू हॉस्पिटल विद इन 24 आवर और ड्यूरिंग लेबर है। अब ड्यूरिंग लेबर, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो वो रास्ते में 24 आवर के अंदर उसकी डेथ हुई है या ड्यूरिंग लेबर उसकी डेथ हुई है, तो ये आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। ये सिंपल सी बात है। अब प्रेग्नेंट लेडी है, ड्यूरिंग लेबर अगर होगा तो आपको समझ आ जाएगी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, लेकिन डाइड हुआ है हॉस्पिटल की तरफ जब जा रहा है 24 आवर। अब यहाँ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से आपके जहन में आएगा फैट एम्बोलिज्म, लेकिन आपने टाइम स्पेन को देखना है, विद इन 24 आवर। ये चीज़ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दी हुई है। 24 आवर के अंदर फैट एम्बोलिज्म नहीं होता। तो असल में प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ज़ाहिर एमनियोटिक फ्लूइड भी उसका रिलीज हो जाएगा, ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा और वो जाएगा हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म काज करेगा। जैसे लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, इसी तरह ड्यूरिंग हमारे पास क्या है, RTA ड्यूरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी प्रेग्नेंट लेडी का एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास ब्लड में शामिल होकर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म काज कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने दिया होता कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है और उसकी डेथ हुई है आफ्टर 4 to 5 डेज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो है कि फैट एम्बोलिज्म है। तो सडन डेथ है और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम कहेंगे। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, डेथ आफ्टर 3 to 5 डेज है, तो ये फैट एम्बोलिज्म। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह याद करना है, इनके एमसीक्यूज आते हैं। यंग गर्ल इज एक्सरसाइजिंग, व्हाट पैरामीटर इज इंक्रीज इन स्केलेटल मसल है, एनारोबिक आर्टियोलर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आफ्टर RTA पेशेंट हैज़ लॉस्ट ब्लड ऑफ 1.5 लीटर, ही विल हैव टैकीकार्डिया, डिक्रीज CVP, डिक्रीज BP। हाँ, अब 1.5 लीटर का लॉस होगा तो सबसे क्या है, बंदा शॉक में जा रहा है तो हाइपोटेंशन हो जाएगा ना। उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है हमारा बॉडी टू हाइपोटेंशन या शॉक, वो क्या है, मतलब BP को नॉर्मल करने के लिए फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा टैकीकार्डिया होगा, ताकि BP को या कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर सके। डिक्रीज CVP डिक्रीज होगा क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, और BP भी डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, हाइपोटेंशन है, शॉक में है पेशेंट, और उसी पर शॉक या डिक्रीज BP की वजह से क्या है, उसके रिस्पॉन्स में टैकीकार्डिया हो रहा है ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके। हाइपरकैलेमिया अकर जन क्रिएट रिस्पॉन्स टू, तो हाइपरकैलेमिया एक्सरसाइज में होता है। Velocity of conduction increase 5 to 50 fold due to large diameter, what will be other reason है। तो अदर रीज़न क्या है, वेलोसिटी क्या है, कंडक्शन सिस्टम का 5 से 50 फोल्ड इंक्रीज हुआ है लार्ज डायमीटर की वजह से। तो दूसरा क्या होगा, उसके अगर आप परमेबिलिटी, सोडियम चैनल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर दें तो उसमें भी क्या होगा जाएगा, कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एओर्टा है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने वेसल इन्वॉल्व इन डिसेंडिंग आर्डर, ये डिसेंडिंग आर्डर में इन्होंने दिया हुआ है, मतलब ये जो सबसे पहला है इसमें हमारे पास सबसे कम होता है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस, और ये जो लास्ट वाला दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये देखें, लोअर एब्डोमिनल एरोटा में सबसे कम चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। फिर कॉर्नरी आर्टरी है, LCP है ना, P से क्या है, पोप्लिटियल आर्टरी है, DIC है, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, फिर C से सर्कल ऑफ विल्स है, और एरोटा जो है लास्ट में, एरोटा में सबसे कम चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के। ये जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखना है, हमसे क्यों जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज अ होल, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है, सिम्पैथो एड्रिनल रिस्पॉन्स, या फिर इसको हम नाम दे रहे थे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, इसको सिम्पैथो एड्रिनल सिस्टम भी कहते हैं ना, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको वो कर रहा है, और एड्रिनल है ना,
रेनिन है, फिर एंजियोटेंसिन है, फिर एल्डोस्टेरोन है ना। तो ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से, एड्रिनल से रिलीज हो रहा है क्या, नहीं। तो यही चीज़ है, इसी का दूसरा नाम है सिम्पैथोएड्रिनल रिस्पॉन्स। लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सरफेस एरिया इज ऑफ, तो सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया किसकी होती है, कैपिलरीज की। अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाकी। अब इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उधर आपने जब भी एमसीक्यूज करना है आपने 2 बार पढ़ना है स्टेम को, उसके बाद आपने ये की के जो ऑप्शन हैं इनको भी आपने 2 या 3 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपने की करेक्ट करना है। अब ये देखें, ये सारे आपने याद रखने हैं। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल मैक्सिमम है, और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का होता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होते हैं ना। फिर मिनिमम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एरोटा है। अब ये डायमीटर नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और होता है, डायमीटर कुछ और होता है। डायमीटर तो कैपिलरी की कम होती है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम देखते हैं कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होती है, और एरोटा की कम होती है। मिनिमम ब्लड वॉल्यूम, मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम वेंस में होता है, मिनिमम कहाँ पे, आर्टरियोल्स में होता है। मैक्सिमम वॉल थिकनेस एरोटा, मिनिमम वॉल थिकनेस कैपिलरीज। मैक्सिमम डायमीटर देखें वेना केवा का है, मिनिमम डायमीटर कैपिलरीज का है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर एरोटा में होता है, मिनिमम ब्लड प्रेशर वेना केवा में होता है। मैक्सिमम फ्लो रेट एरोटा एंड वेना केवा में होता है, मैक्सिमम फ्लो रेट है, ठीक है। और मैक्सिमम ब्लड प्रेशर भी इसी में था, एरोटा में था। और मिनिमम फ्लो रेट कैपिलरीज में होता है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो वेलोसिटी, एक है हमारे पास रेट, एक है ब्लड फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। एरोटा ये सेम है। मिनिमम ब्लड फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, वो कैपिलरीज है। फिर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, वो भी कैपिलरीज है। मैक्सिमम वास्कुलर रेजिस्टेंस आर्टरियोल्स में होता है सबसे ज़्यादा, फिर कैपिलरीज है। ये भी आपने 2-3 बार पढ़ लेने, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज आते हैं कभी कभार। बैरो रिसेप्टर मेंटेन्स, बैरो रिसेप्टर मेंटेन करता है किसको, मीन आर्टियल प्रेशर को। पेशेंट प्रेजेंटेड इन ER आफ्टर RTA, 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस है, ठीक है। कितना है, 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस हुआ है। व्हाट विल बी दी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, क्या होगा, इंक्रीज्ड वीनस टोन, ठीक है ना। 1 लीटर जब लॉस होगा तो वीनस टोन इंक्रीज होगा, वीनस टोन जब इंक्रीज होगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा ना। वो वेन क्या है, ब्लड को क्या है, ऊपर की तरफ पुशअप करेंगे। जब वो पुशअप करेंगे तो सारा ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, वीनस रिटर्न मतलब इंक्रीज हो गया, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और कार्डिक आउटपुट को नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश होगी। फिर हार्ट नीड 60% ऑफ एनर्जी, ये कहीं पे 60, कहीं पे 70, कहीं पे 80 दिया होगा। तो हार्ट जो है ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहा होता है, फैट्स या फैटी एसिड से। फीमेल पेशेंट आफ्टर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ECG शोज टाल TVS, टाल TVS किस में होते हैं, हाइपरकलीमिया में। और दूसरी बात, कुछ और कंडीशंस में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक क्लू दिया हुआ है हमें कि उसने मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवाए हैं। तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन को में आपको पता है, जब ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं तो ब्लड, उसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स टूटे हुए पड़े होते हैं, तो उसकी वजह से उन सेल्स से क्या है, पोटाशियम बाहर निकला होता है, वाट प्लाज्मा के अंदर पड़ा होता है। तो फिर जब आप वो सारा क्या कर रहे हैं, वो सारा हमारे पास क्या है, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके ब्लड में पोटाशियम इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर टाल TVS होंगे। पेशेंट केम इन ER विद acute चेस्ट पेन है, ECG डन है, व्हाट फाइंडिंग विल सजेस्ट acute MI है, ठीक है। ST डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी डिप्रेशन होगी या फिर इसकी एलिवेशन होगी, ये शो करता है MI को। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट अंडरगोज शॉक है, BP 85/40 है, व्हाट विल एक्टिवेट नाउ है। तो अब क्या एक्टिवेट होगा, सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, क्योंकि मीन आर्ट्रियल प्रेशर हमने कहा था, जब भी मीन आर्ट्रियल प्रेशर 60 या 60 से कम होगा तो सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। यहाँ पर मीन आर्ट्रियल प्रेशर वो क्या है, वो 60 से कम है, 55 है। अब ये देखें, पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है ना, 85 से 40 माइनस करें 45 आ जाएगा। और 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर कितना होता है, 15 है। तो मैं मीन आर्ट्रियल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक BP कितना है, 85 है, प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर है, प्लस क्या है, 15 है। डायस्टोलिक BP सॉरी हमारे पास 40 है, ठीक है, उसमें 15 ऐड कर दें तो 55 हो गया। तो 60 से कम है ना मीन आर्ट्रियल प्रेशर, इस वजह से सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है। तो बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है, ये बार बार हमने पढ़े हुए, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको स्टॉप करके। AV नोडल डिले हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, वेंट्रिकुलर फिलिंग में हेल्प करता है, क्योंकि AV नोडल डिले अगर नहीं होगा तो वेंट्रिकल ठीक से फिल नहीं होगा। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, क्योंकि वो जल्दी से फिर कंट्रैक्ट होंगे ना वेंट्रिकल, तो उसको फिल होने का टाइम नहीं मिलेगा। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट अंडरगोज शॉक है, BP 65/40 है, व्हाट विल एक्टिवेट नॉट, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स है यहाँ पर भी, क्योंकि मीन आर्टिकल प्रेशर यहाँ पर यह अभी कम है 55 से, क्योंकि ये 40 क्या है, उसका डायस्टोलिक BP है। तो 40 में आपने ऐड करना होगा क्या, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर आप कहाँ से मालूम करेंगे, 65 से माइनस करेंगे 40 को, कितना हो रहा है, 15 का 1/3 कितना होगा, वो तकरीबन 15 का 1/3 5 है ना।
तो डायस्टोलिक बीपी 40 है, 40 + 5 कितना होता है 45 है, तो मीन आर्टिरियल प्रेशर 45 है, तो 60 से या 60 से कम अगर हो जाए मीन आर्टिरियल प्रेशर तो सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। डिटैच्ड एम्बोलिज्म फ्रॉम डीप वेन्स ऑफ लेग विल लॉज इन लंग्स। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं, वो या तो आपसे पूछेंगे कि एम्बोलाई फर्स्ट गोज टू, पहले वो कहाँ पे जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा में, जाहिर सी बात है नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगा ना, फिर राइट आर्ट्रियम में जाएगा, और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज में जाके वहाँ पर वो स्टक हो जाएगा, लाज हो जाएगा। तो अगर वो लाज का पूछें तो वो लंग्स में होता है, एम्बोलाई फर्स्ट लाज देन, तो फर्स्ट जाता कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन सबसे पहले वो जाता कहाँ पे, इन्फीरियर वेना केवा, वहाँ से राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स के अंदर है, तो वहाँ पर वो जाके स्टक हो जाता है, फंस जाता है, लाश कर जाता है। तो इनमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना, अगर फर्स्ट गो पूछें तो इन्फीरियर वेना केवा, फर्स्ट लार्ज पूछें तो पल्मोनरी आर्टरी। वेंट्रिकल प्रेशर राइजेज एंड वॉल्यूम रिमेन सेम इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन के दौरान वॉल्यूम सेम रहता है, प्रेशर तो बढ़ जाएगा। क्यों, आइसो मीन्स सेम, वॉल्यूमेट्रिक का मीन्स वॉल्यूम सेम है, मतलब ऊपर वाले वाल्व्स भी क्लोज हैं, माइट्रल और ट्राइकस्पिड, और नीचे वाले जो वाल्व्स हैं वो भी क्लोज हैं। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर क्या है, ब्लड सेम है, लेकिन ये वेंट्रिकल्स अभी कंट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो जब कंट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा कंट्रक्शन की वजह से, क्योंकि वो ब्लड बाहर भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, तो इस वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि इसको मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, लेकिन इसको अचीव कौन करवा रहा था, पोटेशियम इफ्लक्स। लोकेशन ऑफ ऐसे नोट क्या है, टॉप ऑफ द राइट आर्ट्रियम है। इंक्रीज रेस्ट्रासुलर पोटेशियम का दिस विच ऑफ दीज है, डायस्टोलिक अरेस्ट काज करेगा, ठीक है ना। हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैलेमिया सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट काज करता है, और हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया डायस्टोलिक हार्ट फेलियर काज करते हैं। ये रट्टे वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। ए वेव रिस्पॉन्ड टू पीआर सेगमेंट है, ए वेव जो जेवीपी में जो होता है, जो कि कंट्रक्शन को शो कर रहा था, ठीक है ना, आर्ट्रियल सिस्टोल को, आर्ट्रियल कंट्रक्शन को शो कर रहा था। तो आर्ट्रियल कंट्रक्शन कब होगी, पी वेव किसको शो कर रहा होता है, पी वेव ईसीजी के ऊपर जो होता है, पी वेव शो कर रहा होता है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, मतलब आर्ट्रिया के अंदर क्या है, इम्पल्सिस करंट क्या है, प्रोड्यूस हो गए हैं। अब जब करंट प्रोड्यूस हो गए तो करंट पहले प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद वो आर्ट्रिया क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। तो पी वेव आर्ट्रिया की करंट या इम्पल्सिस को शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं पी आर सेगमेंट, फिर क्यू आर एस कंप्रेस है ना। अब ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पी आर सेगमेंट है, ये दो चीज़ों को शो करता है। एक तो इस बात को शो कर रहा है कि डीपोलराइजेशन जो हुई है आर्ट्रिया की, वो वहाँ से जा रहा है, अब कहाँ पे, ये भी नोड से पास हो रहा है स्लोली। और दूसरी, उसी टाइम हमारे पास क्या है, आर्ट्रिया भी कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और उसी आर्ट्रिया की कंट्रक्शन जो होती है उस टाइम जेवीपी के ऊपर ए वेव बन रहा होता है। तो ये पी आर सेगमेंट हमारे पास शो कर रहा होता है ए वेव, ठीक है, या आर्ट्रियल कंट्रक्शन को। तो ये आपको समझ आ गई होगी। वेंट्रिकुलर फिलिंग इन विच ईसीजी सेगमेंट है, ठीक है, वेंट्रिकल की फिलिंग कब होगी, जब टी वेव मतलब रिपोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट बीट से पहले पहले, ठीक है, नेक्स्ट सिस्टोल से पहले पहले, तो वो टीपी सेगमेंट होता है। मतलब ये देखें, ये पी है, क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पर आके टी वेव है, अब यहाँ पर हमारे पास टी वेव से आगे ये है, अब यहाँ से लेके ये पी वेव है नेक्स्ट उसका, ठीक है, ये हमारे पास टी वेव का एंड है, तो यहाँ से लेके इस पी वेव के स्टार्ट तक इसको हम नाम दे रहे हैं टीपी सेगमेंट। इस दौरान क्या है, वेंट्रिकल दोबारा भर रहे होते हैं, दोबारा भर जाते हैं, और ये फिर डिपोरेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद वेंट्रिकल दोबारा कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइलेशन मेथड जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है, टेम्परेचर को। थर्मो मीन्स होता ही टेम्परेचर है। ए बैंड इन सर्कोमेर कॉन्सिस्ट ऑफ, ए बैंड में क्या होता है, मायोसिन होता है एंड सम एक्टिन होता है, और ऑर्गन इन विच विद हाई आर्टरियो विनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट, वो हार्ट होता है, ठीक है, कि उसके आर्टरीज और वेन्स में ऑक्सीजन का जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है रेस्ट के ऊपर, तो वो हार्ट है, इसका आंसर भी है। एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल टू सेल बाय, ठीक है, मूव, असल में यहाँ पर मूव का ऑप्शन नहीं दिया ना, एक्शन पोटेंशियल मूव या ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल बाय गैप जंक्शन, ये हार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन ईसीजी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शोन बाय, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन क्यूआरएस कम्प्लेक्स शो कर रहा होता है।
लेकिन अगर वो पूछे क्यूआरएस कंप्रेस, अगर वो पूछे कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो वो है एसटी सेगमेंट के वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो रही है। शो तो ये है ना क्यूआरएस कंप्रेस, ये पी वेव है, ये आगे क्यू है, ये आर है और ये एस कंप्रेस। इसकी क्यूआरएस कंप्रेस शो कर रहा है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, एसटी सेगमेंट यहाँ तक हमारे पास क्या है कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यहाँ पर आके कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट की अगर बात आ जाए एसटी सेगमेंट लगाएंगे, अगर वैसे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्यूआरएस है। द कार्डियक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडायलेशन मेथड इज कॉल्ड है, उसको कहते हैं इंडिकेटर डायलेशन टेक्निक है। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ईसीजी है। तो पी आर या क्यू टी या आर टी इंटरवल है। सिस्टोलिक फेज का मतलब है कि हार्ट के मसल का कंट्रैक्शन, मतलब सिस्टोलिक फेज का मतलब हार्ट के मसल्स में कंट्रक्शन हो रही है, और कंट्रक्शन कब हो रहा है, जब डीपोलराइजेशन भी होगी और साथ में फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन। तो सिस्टोलिक फेज असल में डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों को शो कर रहा होता है, और दोनों को हम लोग कलेक्टिवली यहाँ से देखें, ये क्यू से लेके यहाँ तक टी वेव तक, इसको हम नाम दे रहे होते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं क्यू टी इंटरवल, या फिर इसको आर टी इंटरवल भी नाम देते हैं, क्योंकि कभी कभार ये क्यू वेव होता ही नहीं है ना, डायरेक्ट आर वेव होता है ना, तो आर टी इंटरवल भी उस वक्त पर कहते हैं। तो क्यू टी आर टी इंटरवल शो कर रहा होता है इंटायर सिस्टोलिक फेज को। वेगस अफेक्ट ऑन हार्ट, अब वेगस जो होता है वो एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, दूसरा उसकी हार्ट की कंडक्शन को भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और पी आर इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। पी आर इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने का मतलब ए बी नोडल डिले को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, वेगस अफेक्ट ऑन हार्ट क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है पी आर इंटरवल को। वेगस नर्व क्या है, पैरासिम्पथेटिक नर्व है ना, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या वेगस नर्व सेम काम कर रहे होते हैं। 2% सिटिंग इन अ रूम है, एथलीट है, एंड अदर मैन क्या है, दो 2 पर्सन्स हैं रूम के अंदर, एक एथलीट है और एक दूसरा आदमी है। तो जो पहला है, पहले का पूछ रहे हैं, मतलब एथलीट का हमारे पास क्या होगा, क्या इंक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मैन, तो उसका जो है कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। सी है पैरासिम्पथेटिक डिक्रीजेज हार्ट रेट बाय अफेक्ट ऑन, तो पैरासिम्पथेटिक डिक्रीज करता है हार्ट रेट को बाय अफेक्ट ऑन सोडियम एंड पोटाशियम के ऊपर, वो अफेक्ट करता है। देखिए पैरासिम्पथेटिक एक्ट ऑन ऐसे नोड है, लेकिन कौन सा पैरासिम्पथेटिक नर्व होता है, वही वेगस नर्व होता है ना, तो वो ऐसे नोड पे एक्ट करता है और डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। इसको हम नाम देते हैं निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक अफेक्ट है। क्रोनोट्रॉपिक मीन्स हार्ट रेट को डिक्रीज करना। उसके बाद डिक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स करता है, डिक्रीज परमेबिलिटी करेगा फॉर दी करंट है, और इंक्रीज पोटाशियम है। तो सोडियम जब आहिस्ता जाएगा ऐसे नोड में डिक्रीज होगा, तो फिर क्या है वहाँ पर थ्रेशोल्ड नहीं पहुँचेगा ना, -90 से कहाँ तक, -70 तक नहीं पहुँच पाएगा जल्दी से, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, क्योंकि -70 तक जब जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या है, वहाँ ऐसे नोड के अंदर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, तो फिर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल या डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब +10 तक पहुँचता है। तो अब ये ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, इसको प्रिवेंट कर रहा है कौन, क्योंकि सोडियम इन्फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रीच होने तक क्या करेगा, उसको रीच होने से प्रिवेंट करता है, ताकि इम्पल्सिस प्रोड्यूस ना हो, स्लोली प्रोड्यूस हो। फिर दूसरा क्या है, इंक्रीज पोटाशियम इन्फ्लक्स, पोटाशियम को भी ज़्यादा निकाल देता है, मतलब अगर उसमें एक बार एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया सेल के अंदर, तो +10 तक गया, उसके बाद फिर रिपोरेशन होती है, रिपोरेशन में क्या होता है, पोटाशियम बाहर निकलता है और ये वापस -90 तक आता है। लेकिन क्या है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी क्या करेगा, उन पोटाशियम चैनल को ओपन रखेगा इसके बाद भी, तो और भी पोटाशियम बाहर निकलेगा, -95 या -100 तक जाएगा सेल का पोटेंशियल। तो फिर उसमें हमारे पास क्या है, अगली बार एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना और भी ज़्यादा हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज़ होगी। उसके बाद क्या है, पैरासिम्पथेटिक एक्ट ऑन एवी नोड है, और वेगस नर्व एवी नोड के ऊपर भी एक्ट करता है और डिक्रीज़ करेगा कंडक्शन ऑफ एवी नोड है, तो इसको कहते हैं, कंडक्शन को अगर डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। ड्रोमोट्रॉपिक मीन्स कंडक्शन, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज़ करना, और क्रोनोट्रॉपिक मीन्स हार्ट रेट, और नेगेटिव मीन्स डिक्रीज़ करना। तो ये सारे काम ये कर रहा है। मिनिमम वेंट्रिकुलर फील्डिंग इज़ मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फील्डिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल, ये कल भी हमने पढ़ा था। उसके बाद रिगार्डिंग प्रिफरेंशियल थारोफेयर चैनल करेक्ट स्टेटमेंट इज हैविंग स्मूथ मसल। अब ये प्रिफरेंशियल थारोफेयर चैनल असल में क्या होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे जो मेटा आर्टरियोल्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे होते हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेटा आर्टरियोल है। तो ये मेटा आर्टरियोल कभी कभार कैपिलरीज के साथ मिलने से पहले ये इस तरह से जाते हैं, तो ये आगे डिवाइड हुआ है, कैपिलरीज में भी डिवाइड हुआ है ना, लेकिन कैपिलरीज में डिवाइड होने से पहले, ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, उनमें डिवाइड होने से पहले ये एक और चैनल, एक और वेसल होगा जो कि हमारे पास डायरेक्टली मेटा आर्टरियल को कनेक्ट कर रहा होता है। आगे ये क्या है, वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल से कनेक्ट करता है।
तो ये जो वेसल है इसको ये एक आर्टरियो वीनस शंट बना रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं प्रीफरेंशियल थारोफेयर चैनल, और इनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स डायलेशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज बाय सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, तो ये कहाँ पर होगा, हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर हमारे पास नहीं, तो हार्ट के तो ब्लड वेसल डायलेट नहीं करेंगे, ये एमसीक्यूज भी इसने ठीक से, हाँ सॉरी, हार्ट के भी डायलेट होंगे लेकिन इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, इन रिस्पॉन्स टू लोकल मेटाबोलाइट्स होता है, तो ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही इसमें ऑप्शन ही इन्होंने गलत लिखे हुआ। फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग देयर कंपनसेशन, तो इंक्रीज हार्ट रेट, एक बंदा है सिट कर रहा है, तो जब वो स्टैंड करेगा तो फिर क्या है, उसका सारा ब्लड नीचे वाले वेंस में पुल अप करेगा, तो हमारे पास क्या है, ब्लड कम जाएगा, कहाँ पर, राइट आर्टरियम में, मतलब वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, तो फिर आगे क्या होगा, प्री लोड डिक्रीज होगा, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। अब हमने कार्डिक आउटपुट को दोबारा नॉर्मल की तरफ ले जाना है, तो फिर क्या करेंगे, हम हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों मिला के क्या बना रहे होते हैं, कार्डिक आउटपुट को। तो ये चीज़ जो कम हो गया कार्डिक आउटपुट, उसकी वजह से कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को, ताकि कार्डिक आउटपुट वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए। ये मैंने बार बार आपको समझाया हुआ है पीछे लेक्चर में। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल ड्यू टू प्रोग्रेसिव ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, हाँ ये रिपोटेशन की बात कर रहा है ना, उस दौरान क्या है, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा होता है और सेल की नेगेटिविटी वापस बढ़ रही होती है। कॉमन मसल कंट्रक्शन है प्रोटीन फॉर स्मूथ एंड स्केलेटल मसल के लिए जो कॉमन है वो एक्टिन है। उसके बाद व्हेन ब्लड प्रेशर इन कैरोटिड साइनस डिक्रीज इट विल कॉज एन इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट है। जब कैरोटिड साइनस में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके। परसेंटेज ऑफ ब्लड इजेक्टेड आउट ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर कंट्रक्शन, ये इजेक्शन फ्रैक्शन है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जितना परसेंटेज हमारे पास क्या है, एक कंट्रक्शन में, एक स्ट्रोक वॉल्यूम में रिलीज होगा, उसको हम नाम देते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। द स्लोएस्ट कंडक्शन स्पीड इन कार्डिक कंडक्शन सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ए बी नोड में सबसे हमारे पास स्लोएस्ट कंडक्शन होती है, ठीक है ना, स्लोएस्ट कंडक्शन सबसे इसमें होती है। फास्टेस्ट कंडक्शन परकंजी फाइबर्स में होती है। एन ओल्ड मैन कोलैप्स्ड है एंड हिज ईसीजी शोज आर्ट्रियल रेट उसका 75 है और वेंट्रिकुलर रेट 35 बीट है, तो मतलब ये ए बी ब्लॉक्स है ना। व्हाट इज़ द काज है, ए बी नोडल सॉरी आइडम स्ट्रोक्स इसको कहते हैं। इन मॉडरेट एक्सरसाइज है व्हाट हैपन, मॉडरेट एक्सरसाइज में क्या हैपन होगा, तो इसमें इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। मॉडरेट एक्सरसाइज में स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को हम पहुंचा सकें मसल्स तक। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कार्डिक मसल ड्राज 70 to 80% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड ऑफ आर्टरीज, हाँ। फिर सिमिलरिटी बिटवीन कार्डिक एंड और 70 to 80% जो कार्डिक मसल अपना एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं वो भी फैट से हासिल करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन कार्डिक एंड स्केलेटल मसल क्या है, ट्रांसवर्स ट्रायशन। अब स्केलेटल और कार्डिक मसल में सिमिलरिटी क्या है, ट्रांसवर्स ट्रायशन है, और स्केलेटल और स्मूथ मसल में जो सिमिलरिटी होती है वो क्या होती है, एक्टिन होता है। कॉमन फीचर बिटवीन स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल क्या है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कंट्रक्शन, एक तो ये है, और फिर कार्डिक और स्केलेटल मसल में ट्रांसवर्स ट्रायशन है, और स्केलेटल एंड स्मूथ मसल के अंदर जो डिफरेंस है वो कैल्शियम कार्बोनिल कम्प्लेक्स है। उसके बाद इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड रिलेटेड टू इंक्रीज मीन आर्ट्रियल प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज विस्कोसिटी अगर होगी तो इंक्रीज मीन आर्ट्रियल, डायरेक्ट रिलेशन था ये, कल मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी का। डिक्रीज हाइट एंड स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू, तो हाइपोनेट्रीमिया मैंने आपको बताया था, जब सोडियम कम होगा तो फिर हमारे पास डिप्रेशन के दौरान ज़्यादा सोडियम बाहर नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब ज़्यादा सोडियम अंदर नहीं आ सकेगा क्योंकि बाहर वो कम है ना, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का जो हाइट होता है नॉर्मली अगर +10 तक था तो वो 0 तक होगा, +10 तक नहीं जाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल की हाइट कम हो जाएगी। लेकिन हाइपरनेट्रीमिया में एक्शन पोटेंशियल की हाइट फिर बढ़ जाती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाए थे। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग है, ये भी हमने बार बार पढ़ा हुआ है, एसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन है। और सेकंड हार्ट साउंड क्या है, एसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से होता है, एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है
ये सारा वही है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रक्शन है, जहाँ पर मैट्रल एंड ट्रैक स्पिट वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पुल्मोनरी वाल्व को शो कर रहा होता है। सेकंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग नॉर्मल इन चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड एथलीट्स, या इसको आप क्या ये है। और फोर्थ हार्ट साउंड आर्टेरियल सिस्टोल है। हार्ट वर्क एज सेंसेशन, ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन, मैंने समझाया हुआ है। स्ट्राइटेड मसल दैट रिदमिकली मायोजेनिकली कंट्रैक्ट इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, तो ये हार्ट के मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्री लोड को डिटरमाइन कर रहा होता है कौन, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है वेनस रिटर्न। जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा प्री लोड होगा। आफ्टर लोड इज डिटरमाइंड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर, और टीपीआर इज डिटरमाइंड बाय डायस्टोलिक पीपी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। बैरो रिसेप्टर मेंटेन करता है मीन आर्टेरियल प्रेशर को। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वाइल स्टिमुलेटिंग अ नर्व इज अनेबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक, ठीक है, मतलब -90 से सेल का पोटेंशियल -70 तक नहीं जा रहा, क्योंकि ये जब यहाँ तक पहुँचेगा ना तो फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। अब नहीं पहुँच पा रहा, तो ये मैंने आपको बताया था, ये पोटाशियम लेवल जब कम होता है तो उसमें हमारे पास ये मुश्किल हो जाता है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना एट दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले है हाइपोकैल्सीमिया, इसमें एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हाइपरकैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होती है, किसकी, नर्व सेल्स की, ठीक है। ये आपको समझाया था ना, मैंने कहा था ये फॉर एग्जांपल एक नर्व है, ये नर्व है, नर्व के ऊपर ये हमारे पास क्या है, सोडियम चैनल है। अब ये नर्व के ऊपर सोडियम चैनल है, इस सोडियम चैनल के 2 पॉकेट हैं। अब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ये कैल्शियम के पॉकेट होते हैं ना, तो यहाँ इन दोनों साइड के ऊपर कैल्शियम बाइंड होगा। हाइपरकैल्सीमिया अगर है ना, हाइपरकैल्सीमिया अगर कैल्शियम हमारे पास ब्लड में ज़्यादा है ना, तो इन दोनों साइड्स पे कैल्शियम बाइंड होगा, तो फिर बाहर जो सोडियम है वो डिपोरेशन के दौरान अंदर आने की जब कोशिश करेगा तो 2 कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैल्शियम और सोडियम को रिपल करेंगे, अंदर जाने से रोकेंगे, मतलब कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होगा, तो इस सेल की हमारे पास एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया जब होगा, जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो फिर क्या है, दोनों साइड के ऊपर कैल्शियम बाइंड नहीं होगा, बल्कि एक के ऊपर होगा, या एक किसी या एक जगह पे होगा या एक पे भी नहीं होगा, तो फिर सोडियम हमारे पास क्या है, तेज़ी से अंदर दाखिल हो सकेगा, और डिपोरेशन हमारे पास जल्दी होगी और एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, डिक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये भी मैंने आपको समझाया था कि जब ब्लड के अंदर पोटाशियम कम है तो फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना वो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पोटाशियम चैनल के थ्रू जो सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल, एक चैनल था जिसके थ्रू सोडियम इंटर हो रहा था, सोडियम या पोटेशियम दोनों इंटर हो रहे थे, और वो क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक जा रहे थे, पोटेंशियल को ले जा रहे थे। अब जब बाहर पोटेशियम कम है तो फिर क्या है, पोटेशियम इंटर नहीं होगा सेल के अंदर, तो सेल जो है हमारा नर्व जो है थ्रेशोल्ड की तरफ नहीं जाएगा, और थ्रेशोल्ड तक जब नहीं जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। और हाइपरकैलेमिया में फिर हमारे पास क्या होता है, अपोजिट होता है, पोटाशियम क्या है, बहुत ज़्यादा है सेल से बाहर ब्लड के अंदर, तो वो तेज़ी से हमारे पास नर्व्स के अंदर दाखिल होगा उन चैनल्स के थ्रू, मतलब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात नहीं कर रहा है, ये लीकी चैनल्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम, तो पोटाशियम जल्दी अंदर जाएगा तो -90 से, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी अंदर ना, तो -90 से -70 तक सेल जल्दी जाएगा, मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जल्दी पहुंचेगा, और फिर एक्शन पोटेंशियल जल्दी प्रोड्यूस होगा, तो एक्शन पोटेंशियल जब जल्दी प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया समझा दिया। उसके बाद चाइल्ड है प्लेइंग इन जंगल लाइन गेम है, ही हैड गूज बम्स, ये कल हमने पढ़ा था। गूज बम्स का मतलब जो हेयर होते हैं हमारे हैंड्स वगैरह के ऊपर, वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये फियर की वजह से भी हो सकते हैं, कोल्ड में भी होते हैं। और ये स्ट्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स के साथ बाइंड होता है इरेक्टर पिल्लाई मसल। अब नाम से जाहिर है, इरेक्टर मीन्स इरेक्ट करता है, पिल्लाई मीन्स हेयर को, ये मसल। तो ये मसल जब इरेक्टर पिल्लाई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हेयर को क्या करेगा, सीधा स्ट्रेट उसको इरेक्ट करेगा। तो यही ये पूछ रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह इसके एमसीक्यू सीवीएस के कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो गाइस आप सजेशन दें कि इसके बाद कौन सा यूनिट करना है, कौन सा चैप्टर करना है, और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है ये एमसीक्यूज़, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।